औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप पे कम्युनिटी टॉक और आज मेरे साथ मेहमान, मैं इनका तारफ क्या करवाऊं, माशाल्लाह ये सब खुद आप तारफ हैं। बस छोटा सा इंट्रो दूंगा और फिर मैं डायरेक्टली कहूंगा कि सर ये आज जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ईद स्पेशल प्रोग्राम ने ईद के दिन करना था, लेकिन फिर सोचा कि ईद पे सभी दोस्त जो हैं वो मसरूफ होते हैं, तो फिर इस तरह फिर संडे के ही प्रोग्राम रख लिया है। तो छोटा तारफ है, अजहर सदीक साहब हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। कानूनी पेचीदगियों पे इनके जो तजिए बहुत अहम होते हैं। सबसे अहम बात जो है वो बड़ी सादा जबान में जो पेचीदगियां होती हैं उनका बड़ा हल देते हैं। तो आप सभी दोस्त उनसे वाकिफ हैं, उनके तजियों से वाकिफ हैं। मेरे साथ मोहतरमा रबीना शाहीन साहबा हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर के साथ मुंसलिक है, कालम नगार हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पे बड़ी खासी गहरी नजर रखती हैं और ओवरसीज पे जो प्रॉब्लम जो मसले ओवरसीज पाकिस्तानियों के उनके इन भी बड़ी खास नजर होती है। मोहतरमा बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जैगम वारसी साहब कालिम नगार हैं, आप सभी जानते हैं स्पेन बार्सिलोना से इनका तल्लक है। काशिफ बशीर खान साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे और पूरे यूरोप में मशहूर मारूफ ब्यूरोक्रेट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी टोटली डिफरेंट होती है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान अली चौर साहब बार्सिलोना से। तो सर सबको मोस्ट वेलकम सर। और मैं आज प्रोग्राम का थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं कम बोलूंगा, मेरे मेहमान आपस में ज्यादा से ज्यादा गपशप लगाएंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे से सवालों जवाब करेंगे और सबके जो मेन तवज्जो का मजर होगा वो होंगे इमरान अली चौर साहब। साहब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा शुरू करें, फिर सर को अपना अजहर सदीक साहब से शुरू करते हैं, काइंडली शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भट्टी साहब बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अजहर सदीक साहब जब कानूनी पेचीदगी पे बात करते हैं, अपने तजिए देते हैं तो बड़ी सादा जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम जैसे लोग उस बात को समझ जाते हैं। अजहर सदीक साहब थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम दिया और गाय बगाए मेरी बहुत शुक्रिया जैगम वारसी साहब। गाय बकाए मेरी आपसे बात होती रही और आपकी जो ओवरसीज पे नज़र होती है और आपसे लास्ट टाइम बात भी डिस्कस हुई थी कि हमारा जो कौंसल खाना है बार्सिलोना का इतवार वाले दिन भी ये खुला रहता है। तो जब आपने ये सुना था तो आपको बड़ी हैरानगी हुई थी कि ऐसा भी हो रहा है, तो इस पे फिर आपने कुछ अपने व्यूज़ भी दिए थे। तो आप इस पे जब मैंने आपको बताया कि संडे को भी ओपन रहता है तो आपको क्या लगा कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुनते रहे, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तो क्या आपको लगा कि ये आसान हुआ होगा एक कौंसल जनरल के लिए कि उसने संडे वाले दिन भी अपने स्टाफ को मैनेज किया और फिर संडे वाले दिन भी उसको ऑफिस को ओपन रखा? क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया जैगम साहब। मैं नाइस टू सी, शक्ल में देख रहा हूँ इमरान अली साहब की, सुनता मैं बहुत रहा हूँ इनकी खिदमात बायसियत पाकिस्तानी और एक स्टेट्समैन के तौर पर ये जो कोशिश करते रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए। देखिए मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो हम में से हों, अवाम से हों और उनका वक्त अवाम की खिदमत के लिए गुजरे। खास तौर पर इन्होंने कोरोना के हवाले से जो खिदमत मेरे लिए बड़ी मशले रहा थी, डिटेल मेरे तक शेयर आती है थी, लेकिन मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था इमरान अली साहब से। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपको। पहले तो मैं इस पे आपको क्रेडिट देता हूं कि आपने पाकिस्तान में, मेरा जाना हुआ था तकरीबन को 1.5 साल पहले, मैं टर्की का फिर यूरोप का विजिट से मेरा सबसे पहला जो स्टे था वो बार्सिलोना में ही था और वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी खास तौर पर हमारी बहुत खुश थी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है चीजों को सामने रखते हुए। दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि संडे वाले दिन, मैं तो पहले समझा पता नहीं मैं पाकिस्तान में मैं कोई ऐसी अनहोनी चीज भी सुन रहा कि वाकई संडे वाले दिन भी छुट्टी नहीं है और पूरी ड्यूटीज अंजाम दे रहे हैं। वरना आपको पता है इमरान खान साहब ने अभी जब सफीरों से खिताब किया बड़े कंसर्न थे, वो एक अलग बात है, लोगों को एतराज रहे जुबान पे, लैंग्वेज पे, लेकिन उन्होंने अब कंसर्न उनका मैं जो समझता हूँ यही था कि अवामी खिदमात को सराहा जाए और लोगों को अवाम तक रसाई दी जा सके। तो ये बड़ा क्रेडिट है और मैं ये भी हैरान और परेशान हूं कि आप बाकायदा जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए हम लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और गुफ्तगू भी करते हैं। मैं यही बताता चलूं, मेरा अपना एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, मैं काफी लोगों से इंटरेक्शन करता रहा हूं। मैं उस पर एक अलग प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आपसे करने जा रहा हूं और वो अभी तक तो फिलहाल
हमारे ओवरसीज के मैं कमेंट्स लेता रहा हूँ या एक्सपर्टीज का, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा फोरम आपने मुझे फराहम कर दिया कि कम से कम कि एज ए एम्बेसडर या सॉरी आप बुनियादी तौर पर जब कौंसल जनरल में बैठे हैं, जो काम कर रहे होते हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या मसाइल देखने चाहिए। सल्यूट टू यू। मैंने जो बातें हैं मैंने दिल से कही हैं, एंड आई मीन इट। मैंने जब कम्युनिटी में सुना, आपकी तारीफें सुनी, तो ये ख्वाहिश रही कि आपसे राब्ता हो सके। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स एन ऑनर फॉर। जी, तो अब मैं चाहूंगा कि मोहतरमा रबीना शाहीन साहबा से कि आपने भी सीजी साहब के बारे में काफी मैं देखिए, एक आपने बड़ी अच्छी बात आप कह दी है, मैं उसी में बात में आगे चलता जो है ना कि मेरा ख्याल है कि हमारा हमको मॉडर्न दौर में चल रही है। एक बात मैं मौके का फायदा उठाते एक और बात करता चलूं, हम मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं, MI सिस्टम में, इंटरनेट की फैसिलिटीज में। मैं चाहूंगा कि आप चूंकि एक इनोवेटिव आदमी हैं, आप चीजों को बेहतर समझते हैं, मेरी जाती राय के मुताबिक आप एक मशवरा आप बनते हुए ना एक एप्लीकेशन अपनी हमारी जो खास तौर पर स्पेन के हवाले से कह लें या यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो बेहतर समझे, एक हमें बाकायदा एक एप्लीकेशन या हमें अपनी एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए जो लोगों के हवाले से, मिसाल के तौर पर कुछ तो वहां के परमानेंट रेजिडेंट है, मैं मिसाल के तौर पर वीजा लेके विजिट करना चाहता हूं, तो मैं बाकायदा उसमें रजिस्टर्ड होके, ताकि आपको पता चल सके कि कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके मसाइल आप अवेलेबल हैं। ये मैं एक इनोवेशन की बात एक करना चाह रहा हूं आपसे। ये मेरे दिल में बात थी कि आपको इस तरह की सजेशन दी जाए, और आप जिस तरह चीजों को लेके चलना चाहते हैं, जो बेहतरी की तरफ, मेरा ख्याल है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वेबसाइट भी यकीनन को डेवलप की होगी। आई हैड नॉट बीन एबल टू गो थ्रू इट। मैं ये कहूं कि आप यकीनन आपने ये सारी काम किए होंगे, लेकिन एक मेरी ये सजेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप मिसाल का कोई भी एक एप्लीकेशन है, कोई आप यहाँ पर अवेलेबल है, आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है, और हम जैसे लोग यहाँ अवेलेबल हैं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के लिए, हम अपने कई लोगों से राब्ता करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं कि जो आप, और ये यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पता नहीं इजाजत देती है या नहीं जाती, लेकिन आप एक कोशिश कर सकते हैं इस सिलसिले में। मैं बचाऊंगा आपसे कुछ सुना जाए। भट्टी साहब, इमरान साहब को आंसर करने दे, फिर मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा की तरफ चलते हैं। सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका और रुबीना साहिबा का कि वो आज पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हैं और ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। सर, जो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है वो ये है कि वो आम इंसान तक एक्सेसिबल नहीं होती, और फिर हर चीज़ को कानून के प्रिज्म से देखती है, कानून और रूल्स और रेगुलेशंस के प्रिज्म से। एक तरफ कानून और रेगुलेशंस का प्रिज्म होता है, एक तरफ इंसानियत का प्रिज्म होता है। दोनों हर वक्त मैच करते हैं। कई दफ़ा आपको, अगर आप इंसानियत को अपना प्रिज्म बनाएं तो वो बेहतर रहता है। जहाँ तक सर आपकी एप्लीकेशन की बात है, आई एम श्योर गवर्नमेंट ज़रूर इजाज़त दे देगी। मैं फॉरेन ऑफिस को लिखता हूँ अभी, और ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और आते हुए वो हमसे मिल सकें और हमें पता चल जाए कि कब वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, और हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाए। आई विल वर्क ऑन इट टुमारो मॉर्निंग। अच्छा अजहर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो संडे को ऑफिस खुला रहा है, इसके दौरान सीजी साहब को कोरोना भी हो चुका था, और उसके बाद भी ऑफिस स्टिल ओपन रहा है। ओहो जी, अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी और सेहत दे। ये कमिटमेंट शो कर रही है, ये कमिटमेंट शो कर रही है इमरान अली साहब। देखिए, मैं ये कोई एग्जैजरेटेड बातें नहीं कर रहा ना, लेकिन मुझे आप देखे ना, आपकी शख्सियत का निखार जिस तरह आ रहा है ना, एक से एक तारीफ, एक से एक नई क्वालिटी। मैं यहाँ पाकिस्तान में मेरा काम को तकरीबन 80% मैं पब्लिक इंटरेस्ट करता हूँ, और 100 में से मैंने डेडिकेट किया हुआ है कौम के लिए। तो मुझे तो ऐसे लोग पसंद होते हैं, हाथ चूमने को दिल करता है ऐसे लोगों का, कि जो यार अवाम के लिए हर वक्त, और अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। ये भी बड़ी बात है कि आपने सारे में लड़े भी, लेकिन पाकिस्तानी कौम का, हम जैसे लोगों का जो यहाँ पर है, और उनकी आपने तवज्जो मुझे बताते रहे शोएब जैगम वासी साहब कि आपने कोरोना के दिनों में किस तरह इस सारे मामले में अवाम को एक्टिवेट रखा, पाकिस्तानी लोगों को एक्सेस दी। ये बड़ा काम है जी आपका। अच्छा साहब, आपका लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को देखे होंगे, उनके काम को देखा है, आपने सुना भी होगा, आपका एक्सपीरियंस इस टाइप का। जी वासी साहब, आप तो इस पे आप क्या चाहेंगे कि क्या आपकी ख्वाहिश है, जिस तरह आपने सीजी साहब, इमरान साहब की प्रोग्रेस सुनी, जैसे मैंने आपसे
बात होती रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ब्यूरोक्रेसी को कि क्या इस तरह की एग्जांपल और भी सेट होने चाहिए, या बस एक एग्जांपल सेट हो गई तो बस ठीक है? कंफ्यूजन है कि शायद अदर साहब को आवाज नहीं जा रही। बार साहब अब आवाज जा रही है? चलें, शायद आवाज का मसला। अच्छा, रबीना शाहीन साहब की तरफ चलते हैं। जब आपने सुना कि डॉन न्यूज पर, दूसरे टीवी चैनल पे आपने न्यूज सुनी कि एक मीटिंग हुई थी, शाह महमूद साहब ने मीटिंग की थी और उसमें ये एग्जाम्पल दी गई थी कि अरब ममालिक में हमारे जो सफीर बैठे होते हैं, जो ऑफिसर वहाँ पे बैठे होते हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे। और इस मीटिंग में एक एग्जांपल दी गई थी कि इमरान साहब जो हैं कौंसल जनरल बार्सिलोना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब आपने इस तरह की न्यूज़ सुनी तो आपको क्या लगा कि अरब ममालिक में हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी वहाँ पे काम करने जाती है, लेकिन यह है कि वहाँ पे अच्छी एग्जांपल सामने नहीं आई। तो आप क्या कहेंगे? आपकी काफ़ी नज़र रही है ओवरसीज के मामला में। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप माशाल्लाह इतने सीनियर लोग हैं, आप लोगों ने मुझे मौका दिया है बोलने का। और इमरान अली साहब के बारे में जहाँ तक बात है, मैं जब भी बोलने लगती हूँ मैं इतनी लंबी वो मेरी वीडियो बन जाती है कि मैं खुद उसको फिर एडिट करके तो वो कम करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं बस घंटों बोलती रहूँ। और जैगम अली साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही मुझे आपके बारे में ज़्यादा मालूमात स्टार्टिंग में हुई। क्योंकि जब मैंने इनका पेज, जो ऑफिशियल पेज था, वो देखा तो काले कोड के हवाले से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इन्होंने क्या लिखा है, और इन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके हवाले से, आपके ऊपर ना, काले कोड के हवाले से। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ और वो इंटरेस्ट मुझे फिर आप तक ले गया। फिर मैंने आपको मतलब अप्रोच किया, और फिर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो तमाम की तमाम मेरी नजर से गुजरती हैं, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वाकई सर ये सही बात है कि मैं दिल से मतलब आपके लिए ये बातें करना चाह रही थी, और मैंने जैगम साहब के से कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि मुझे वहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा। जहाँ तक जैगम साहब ने अभी बात की है, इस लेटेस्ट जो इन्होंने अपडेट मुझे दी है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस वक्त वीडियो में भी ये बात अक्सर आपके लिए जब भी बनाई, मैं यही कहती थी कि काश के बाकी जितने भी हमारे मुल्क हैं, वहाँ पे जो हमारे कौंसल हैं, कौंसल जनरल हैं, जहाँ पे हमारे सफीर हैं, वो लोग भी अगर आपको फॉलो करें, आपको मतलब आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो देखें और वो सीखें आपसे। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आपकी ये ड्यूटी नहीं बल्कि आप कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं, जब मैं आपको काम करते हुए देखती हूँ, खासतौर पे कोरोना के दिनों में। और बहुत सी ऐसी बातें आपके बारे में, जैसे सिखों के बारे में, आपने सिख जो है वो आना चाहते थे तो आपने उनकी किस तरह से हेल्प की। उसके अलावा आपने इंडिया में जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था उसके ऊपर आपने जिस तरह से प्रोग्राम किया, कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन सी आपकी बात का जिक्र करूं। और उसके अलावा जहां तक जैगम साहब ने कहा कि संडे को जो आपका ऑफिस खुला, ये भी मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात थी कि संडे को भी आप काम कर रहे होते हैं। और मैंने आपकी कई वीडियोस और तस्वीरें और कई ऐसी चीजें जो आप मीडिया में आप देते हो वो देखी, तो मैंने देखा कि आम लोगों के साथ आप किस तरह खड़े होते हैं और उनके मतलब उनके साथ खड़े होके उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। और कोरोना के दिनों में मैंने आपको देखा कि आप किस तरह ढारस बता रहे थे पाकिस्तानी लोगों की, जिनकी खास तौर पे वहां पे जिनकी डेथ होगी, उनकी डेड बॉडीज के हवाले से आप किस तरह उनके साथ खुद चल के ये काम कर रहे थे। काश हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी आपसे सीखें। यहाँ पाकिस्तान में भी जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सीटों पे बैठे हैं और जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल जो है ना वो ऐसा बनाया हुआ होता है कि कोई आम बंदा उन तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी तरह एज ए कौंसल जनरल आप भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, इमरान अली साहब आप जिस तरह मतलब खुद में देखती हूँ, मैं कहती हूँ जिस तरह ये काम कर रहे हैं, काश दूसरे जो लोग हैं वो भी इनको देख के इसी तरह से फॉलो करें। और इसी मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में जहां भी हमारे सफारत खाने हैं, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे लोग वहां पे रह रहे हैं ओवरसीज में, यूरोप में, जहां भी रह रहे हैं, लोगों को इतने मसले मसाइल होते हैं, लोग बेचारे धक्के खाते रहते हैं, कोई उनको ऑफिस के अंदर नहीं जाने देता, कोई उनकी बात नहीं सुनता।
कई लोगों की कंप्लेंट्स हम देखते हैं, कई लोगों की न्यूज हम देखते हैं, वो उन बेचारों की कोई बात नहीं सुन रहा होता। देखिए दयारे गैर में होते हैं वो उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी के साथ कोई मिस हैप हो जाता है उसकी कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं की जाती। लेकिन आई सैल्यूट टू यू कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका काम देख के, और मैं पर्सनली आपकी चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ और देखती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो बाकी मुल्कों में लोग हैं वो भी इसी तरह से, जे आपकी सीट पे जो बैठे हुए लोग हैं वो इसी तरह से काम करें और इसी जज्बे के साथ काम करें और लोगों के लिए काम करें और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत आई एम ऑनर्ड। सर जो असद साहब ने बात की थी उसको आप कंटिन्यू करिएगा, जो उन्होंने एप्लीकेशन के बारे में बात की। जी एप्लीकेशन का बता दिया, एप्लीकेशन के बारे में जो उन्होंने बात की जी वो बहुत, हेलो मैं इस बारे में एक बात करना चाहती हूँ कि ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अब मतलब आ चुकी है, हर बंदे के पास ज़ाहिर है मोबाइल है, हर बंदे के पास ये एप्लीकेशन है, तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, हमारे जैसे लोगों को भी ज़ाहिर है गाइडलाइन मिलेगी, हमें पता चलेगा कि कोई अगर जाना चाहता है तो उसको क्या कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, क्या करने हैं, उसकी कौन से पेपर्स होने चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा असद साहब आपसे आपकी तरफ आते हैं कि आपका बहुत लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, आपने बहुत से ब्यूरोक्रेट देखे होंगे, लेकिन इस तरह का जब आप सुनते हैं कि इस तरह का बहुत अच्छा काम हो रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या एग्जांपल सेट होना होता है? जैसे सीपी साहब ने यहाँ पे, इमरान साहब ने यहाँ पे, इन्होंने संडे को ऑफिस ओपन रखा, तो ये तो इतना ईजी नहीं है स्टाफ को मैनेज करना, फिर अपनी गवर्नमेंट को इस बात पे एग्री करना, बहुत सारे मामला होते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह कैंपस सेट करना बहुत ईजी होता है या इनिशिएटिव जो लेते हैं वो कर जाते हैं? अच्छा देखिए वारसी साहब, बुनियादी तौर पर मेरा चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट का काम है और मैं ओवरसीज के हवाले से बड़ा मैं कोशिशें करता रहता हूँ, मेरा डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री से रब्ता रहता है, कई रिप्रेजेंटेशन है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इन्वॉल्व करूँ, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को, ओवरसीज कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो काम देखा है, वो काम नहीं हो सके बेहतरी की तरफ। तो मैं जो बुनियादी तौर पर एक और चीज जो मैं रखना चाहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह इस मैटर को टेकअप भी करूंगा, और इमरान अली साहब के हवाले से मैं बाकायदा एक रिप्रेजेंटेशन और एक शक्ल में एज ए रोल मॉडल के तौर पर कि जो इन्होंने चीजें सारी सेट की है वो मटेरियल इकट्ठा करके मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी लिखूंगा कि ये जो एक रोल मॉडल बनाकर ना होना, ये यानी किसी को बुरा लगेगा मेरी ये बातें कहने से, लेकिन मैं बड़ा ब्लंट हूं और मैं बात बड़ी क्लियर कर देता हूं कि ये असूली तौर पर आप जब एज एन एम्बेसडर या काउंसलर जनरल आप जब वहां काम कर रहे होते हैं तो उसको एक रोल मॉडल समझ के उसको एक पॉलिसी मैटर ले लें और उस प्रिंसिपल को इतलाक जो है वो रोल यानी एक बेस बनाकर, मॉडल बनाकर तमाम जगहों पर इतलाक करें। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ये बेस बनाकर, एक तो ये चाहूंगा, दूसरी मैं चाहूंगा फिर बड़ा यानी अल्लाह करे कि ये कोई यानी जो आदमी काम कर रहा होता है ना वो मैं खटकता हूँ, यानी मैं जब ज्यादा काम करता हूँ ना तो मेरे बारे में कहते हैं मैं खटकता हूँ दिल यज़्दा में कांटे की तरह। ये ना हो कि इमरान अली साहब दिल यज़्दा में कांटे की तरह खटकना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए जी, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। इन्होंने जो एक रोल मॉडल सेट किया है ना, तो वो मैं तो चाहूंगा कि वो रोल मॉडल बाकायदा सारी जगहों पर सेट हो। इट्स अ राइट टाइम। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉरेन अफेयर्स के अलावा मैं इमरान खान साहब को भी यही चीजें सारी बनाकर मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, और जैगम सोहेल साहब आपसे और अपना अमजद भट्टी साहब से भी, और कोशिश करूंगा रुबीना शाहीन साहब से भी मैं इनपुट लेकर ना इसको एक पेपर की शक्ल में ऊपर लिख कर मैं कोशिश करूंगा ताकि ये हम कर सके। फिर ट्रेनिंग भी इसी तरह पे होनी चाहिए ना, यानी जैसे देखे ना इमरान अली साहब अकेले तो नहीं, पूरी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरे दफ्तर को सबको संडे वाले ने नहीं बिठाया हुआ है, ड्यूटी भी लगाई हुई है, प्रोटोकॉल भी सेट किए हैं, किसने क्या करना है मेरा नहीं जानता ख्याल है। जहां को वीजा का इशू आता होगा मैं नहीं समझता, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मसला आता होगा। आपको पता ज्यादातर हमारे काम क्या होते हैं, हमारे काम ज्यादातर वीजा का इशू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कोई डॉक्यूमेंट आया, पावर ऑफ अटॉर्नी आया, कोई और इशू आ गया, कोई सेल डीड आ गई, कोई और एफिडेविट आ गए, कोई और चीजें आ गई, तो वो सारा ये देखना होता है। तीसरा इशू होता है कि जब कोई इलीगल इमिग्रेंट आ जाते हैं बेचारे, गलती से वीजा गलत लग जाता है, तो वो वाले इश्यूज भी देखने की जरूरत है। तो उनमें बेचारों का कसूर तो ये नहीं होता, वो तो हमारे यहाँ ट्रेवल एजेंट हैं जो गड़बड़ करते हैं, जो हालात बनाते हैं,
फिर वहां दूसरे मुल्क के कानून बड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, वहां बड़े मसाइल बनते हैं। तो सब आपने बात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने काफ़ी दिन पहले एक मीटिंग रखी थी जिसमें बहुत खुल के तनकीद की थी। उस प्रोग्राम के बाद हमने यहीं पे प्रोग्राम किया था और मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, तो ये प्रोग्राम रखना ही बहुत प्रेशर होता है, बहुत सी लॉबी पीछे काम कर रही होती है। ऐसा ही हुआ कि उस प्रोग्राम के 3-4 दिन के बाद इमरान खान साहब ने लाइव प्रोग्राम किया और उसमें उस इमरान खान साहब ने इतराफ़ कर लिया कि उस तरह की मीटिंग करना या उस तरह की तनकीद करना ईजी नहीं होता, बल्कि उसको लाइव नहीं जाना चाहिए, वो कह रहे थे। इस पे क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब एक बार स्टैंड लेते हैं और फिर उसके बाद इतराफ़ कर लेते हैं कि मुझसे ये गलती होगी, तो ओवरसीज वाले तो बहुत खुश हो गए थे कि चले हमारा वज़ीर आज़म हमारा दुख दर्द बर्दाश्त कर सामने ला रहे हैं, और उसके बाद इतराफ़ भी कर लेते हैं कि नहीं मुझसे थोड़ी सी गलती होगी। अच्छा 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 जैगम साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी, लेकिन मैं इसको कुछ और एंगल से देखता हूँ। एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी इमरान खान साहब को देखे ये चीजें मैं ये कहूँ कि नहीं पता होंगी। इमरान खान साहब ओवरसीज जो है ना वो दिली धड़कन है। ओवरसीज के बगैर आपको पता है उन्होंने राइट टू वोट दे दिया, उन्होंने ईवीएम की बात भी कर दी, तो वो तो उन्होंने प्रोग्राम मैं समझता हूँ उन्हें करना चाहिए था और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए थे। वो ठीक है, आप बाकायदा मीडिया पे ना चलाएं, इसको ना चलाएं, लेकिन कम अज कम ये वाला इश्यूज, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए आम बंदों के हवाले से भी। इसमें हम आम बंदों, जैसे हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस तरह की डिस्कशन किसी ना किसी लेवल पे यानी ना करें, यानी कम अज कम इस तरह के प्रोग्राम आप शेड्यूल तय कर दें कि मिनिस्ट्री अवेलेबल हो, पब्लिक ने किसी ने आना हो, इस तरह के प्रोग्राम में आके स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, टेलीफोन कॉल्स के ऊपर जो टेलीफोन मैराथन करते हैं, वो हर मिनिस्ट्री और सॉरी हर आपकी एम्बेसी के भी होने चाहिए। और चूंकि वो बातें बहुत ज्यादा हो गई थी, हमारे ब्यूरोक्रेसी का मसला ये है कि उन्होंने इसका बुरा बना लिया। हालांकि इमरान खान की नीयत मैं नहीं समझता को बुरी थी, बल्कि आज तो मरियम नवाज साहिबा ने तो कह दिया ये गद्दारी के जुमरे में आता है। मैं हैरान होता हूं कि मैंने मेरा जिन ओवरसीज से बात हुई, मेरा तकरीबन हर रोज मेरे 3 प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पे आते हैं, तो ओवरसीज मेरे से जितना मेरे से राब्ते में रहते हैं मुझे पता है, और उन्होंने इसको बहुत पसंद किया था। और अब चूंकि बैकफुट पे जाने की बात आ जाती है, इमरान खान यानी पब्लिक प्रेशर इस कॉन्टेक्स्ट में तो ले लेते हैं लेकिन जहां ब्यूरोक्रेसी और मिसाल का उनके साथ जो खड़े हो जाते हैं, जहांगीर सिंह खड़ा हो गया, जब बाकी लोग खड़े हो गए, कुछ लोग तो आपको पता है मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। ये भी अच्छा है कि थोड़ा बहुत रिट्रैक्ट करने में भी हर्ज कोई नहीं है, मैं इसे यू टर्न नहीं समझता, ये चीजें बेहतरी की तरफ है। लेकिन जो उन्होंने गोल अचीव करना था, जो लोगों ने देखना था, लोगों के मसाइल थे, उससे चीजें बेहतरी की तरफ आ चुकी हैं। यानी मैं समझता हूँ ये चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। और यहाँ कोशिश करूंगा मैं अपने उस लेटर के अंदर इमरान खान साहब को ये भी लिखूंगा कि हर आपने ये तो कर लिया है, लेकिन हर एम्बेसी को कोई महीने में एक दफा अवाम के साथ इंटरेक्शन के लिए इस तरह के प्रोग्राम, लाइव टेलीथॉन, ये सारी करनी चाहिए, ताकि उससे जो चीजें, जो कमी है, कोताही है, जो दिखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे याद है कि मैं दुबई में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था वीजा एक्सटेंशन के हवाले से, तो लाइनें लगी, परेशानी देख के एक वक्त लग गया, बड़ा टाइम लगा था, मुझे अच्छी तरह याद है, और बड़ी परेशानी हुई थी। तो एक अलग बात है, चले मैं तो यहाँ से तैयारे गार में गया हुआ था टेम्परेरी वीजा पे, लेकिन वहां जब मैंने लाइनें वगैरह लगी देखी, लोग मैंने देखे, जितना रश देखा ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। कई ऐसे काम है। अच्छा साहब, आपकी बात को साथ लेके चलते हैं, इमरान साहब से पूछते हैं। इमरान साहब, वारसी साहब एक सेकंड, मैं अजहर साहब की बात का एक थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ, साथ ऐड करना। जो इन्होंने कहा कि वो दिल में वो कांटे की तरह चुभते हैं, कटते हैं, सर ये भी यहाँ भी बड़े बुरे हालात थे जब सी साहब ने चार्ज संभाला, और लोगों को जो पासपोर्ट दिए हैं सी साहब ने, उस हवाले से बहुत सारे सी साहब के खिलाफ भी प्लानिंग हुई, शिकायत के भी अंबार लगे। बहरहाल ये बात ठीक है, ये मर्द मुजाहिद जो है वो बड़े सीना तान के खड़े रहे। जी वारसी साहब आप शुरू कीजिए। आप जी अजहर साहब, मैं आपकी बात को साथ लेके चलता हूँ और इमरान अली साहब से इस पे बात करते हैं कि ये जो आपने बात की, इमरान अली साहब का इस पे क्या अभी एक्सपीरियंस रहा है कि जिस तरह स्टैंड लेते हैं, रोल मॉडल अभी पेश किया जा रहा है बार्सिलोना के ऑफिस को। तो मैंने एक आर्टिकल भी थोड़ा सा लाइनें लिखी थी कि इमरान साहब जो है ना वो बदवाएं समेट रहे हैं यहाँ से भी, और जो ब्यूरोक्रेट जो अच्छा काम नहीं करते उनके मुंह से भी बदवाएं निकली होंगी। तब एक अच्छे की तारीफ होती है तो दूसरे लोगों को पेट में दर्द पड़ता है, तो बहुत सी लॉबी जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह का कुछ फेस करने को आ रहे हैं आपको इमरान अली साहब? देखें, वो आप फेस करते रहते हैं। जब भी आप पुरानी प्रैक्टिस से हट के जाते हैं, वो आप फेस करते रहते हैं। उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है और आपको तब्दील करना पड़ता है। अभी आपने पासपोर्ट्स का जिक्र किया,
तो आपको हैरत होगी कि जिस शख्स ने, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एब्सकॉन्डर है, जो मेरा प्रेशर नहीं ले सका और पासपोर्ट वाले यहाँ से चले गए थे, आप ही के साथी साफियों ने उसका इंटरव्यू करके उसको हीरो बनाने की कोशिश की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एब्सकॉन्डर हैं और 25 लाख पे करने हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो जब एथिक्स नहीं होते, मोरालिटी नहीं होती और कोई दीन और ईमान नहीं होता, तो आपको फिर भी मुकाबला करना पड़ता है। या तो फिर आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और चुपचाप बैठ के दिन गुजारें, लोग भी खुश रहते हैं, आपकी लड़ाई भी नहीं होती, लेकिन फिर आप कोई अच्छा काम भी नहीं कर सकते। तो जब तक आपके बस में हो, आप शाइस्तगी के साथ एक चीज़ को तब्दील करें। मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने इस शहर के एटलीस्ट 3-4 हज़ार बच्चों के जो पासपोर्ट्स ओवररूल बटन के तहत रोके गए थे, मैं सर को बता दूं, सर अजहर को, सर ओवररूल का एक बटन अवेलेबल होता है हमारे पास, उस ओवररूल के बटन पे आप प्रेस कर दें तो उसका मतलब ये होता है कि आप हेडक्वार्टर्स में ये सिग्नल भिजवा रहे हैं कि ये आदमी पाकिस्तानी नहीं है। तो यहाँ तक, तो यहाँ इसी बिल्डिंग के अंदर ये बेकायदगियाँ नहीं बल्कि बदउनवानियाँ, और मैं इसको एक शदीद, इससे भी बुरा लफ्ज अगर टीवी पे यूज कर सकता तो करूँगा। तो ये होता है जैगम, बहुत बुरी तरह आप फंस जाते हैं और आपको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, लोग अच्छा, पसंद करते हैं पुराने सिस्टम को चलाने में। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा अजहर साहब, आप जिस फील्ड से हैं, आपके पास बहुत सारे ओवरसीज केस लेके जाते होंगे कि उनके अजीज जो हैं वो वहाँ पे कैदी हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये देखने में आई है कि इमरान साहब ने कुछ विजिट किए हैं यहाँ पे जाके, जो भी कैदी हैं उनसे मुलाकातें की हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह के जो केसेस आपके पास भी जाते होंगे कि उनके अजीज ओवरसीज में बैठे हुए हैं, कैदी हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है कि क्या एक्शन होना चाहिए? जैसे कौंसल जनरल साहब आपके सामने बैठे हैं, तो आप इस पे क्या अपनी राय? हाँ, अच्छा जैगम साहब, देखिए मैं, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है पासपोर्ट वाले इशू के ऊपर। देखिए ये जो बेचारा दियारे वतन में गया होता है ना, तो वो तो बेचारा बेयारो मददगार है, वहां उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यानी उस मुमालिक में, यानी उन लोगों ने क्या पूछना है, उसके लिए हमदर्दी की राह एक यही होती है कि जहाँ जो कि वियना कन्वेंशन के तहत, काउंसलर जो जो कन्वेंशन के तहत अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक को एक एडवांटेज होता है, वो उन शहरियों पे, उन डिपार्टमेंट से राब्ते में रह सकते हैं। यानी यहाँ जो पासपोर्ट वाले इशू के अंदर ये बड़ा काम किया, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। दूसरी जो बात आपने बड़ा अहम इशू उठाया है, हमारे तक बड़े लोग आते हैं और परेशानी यही होती है, और मैंने कई एम्बेसी से देखा है कि जो मिसाल के तौर पर कैदी हैं या कोई जुल्म सितम हो रहा है, कोई अपना पुलिस अपना कैटर नहीं कर रही उनके मसलों को, तो हमें बताती हैं, फिर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं फॉरेन अफेयर्स के साथ बाकी लोगों से, बजाय हम मिनिस्ट्री से रूट करने की कोशिश करते हैं तो मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव नहीं होती है। असूली तौर पर तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मुख्तलिफ फॉरेन अफेयर्स में या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, यानी मिसाल के तौर पर कई मैंने ऐसे केस देखे, रिकवरियां पड़ी हैं पाकिस्तानी के, या पाकिस्तान ने यहाँ को काम किया तो यहाँ के लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो वहां पर यानी टर्की में मैंने एक देखा कि मैंने वहां पर मैंने जब लिखा उनको, तो बाकायदा टर्की की एम्बेसी ने एक्टिवेट किया उनकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वो बाकायदा पैसों वाला मसला भी हल कराया। इसी तरह की मैंने कैदी के मसले में कहा कि ये नाजायज ज्यादती हो और इसके साथ कैदी का डाटा इकट्ठा किया जाए, उन्होंने बाकायदा वहां पर राब्ता करके मुझे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। लेकिन ये बड़ा शादो नाजर हुआ है। तो यहाँ यकीनन ये वाला जो काम, जब मैंने एप्लीकेशन बताई है, उस एप्लीकेशन में कई चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये जो असल जो इश्यू है जो है ना, हमारे यहाँ मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ रूल्स और रेगुलेशन इस हवाले से अवेलेबल नहीं है। रूल्स और रेगुलेशन यहाँ अवेलेबल होने चाहिए कि जो इन चीजों को, जो मसाइल को देखते हुए तय हो कि अगर ऐसा हो तो ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी या किस तरह मामला को देखेगी, सफारतकार कैसे देखेगा। और यकीनन अच्छा साहब, सॉरी, जी जी जी, जैसे अभी आपने बात की कि कोई रूल बनने चाहिए, लेकिन अभी पहले भी हमने बात की कि अगर सीजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो इस पे अगर ये एक्शन लेते हैं तो वो जो लॉबी बैठी हुई है जो चाहती है कि अच्छा काम हो, वो और ज्यादा एक्टिव नहीं हो जाएगी? अच्छा देखिए, मैं जैगन साहब, बात यही है, यानी मैं मिसाल के तौर पर, मैं आपको पता है कि मैंने तकरीबन तमाम करप्ट माफिया के पास, अभी आप बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के हवाले से,
जहाँ नवाज शरीफ के हवाले से या मीडिया पे चीजें दिखाई जाती थी, जिसे पोर्ट्रे किया जाता था। मैं पैमरा में गया, पैमरा में मैंने पाबंदी लगवाई। फिर मैंने शानदार गया और प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर जो इश्तिहारी है उसको कोई राइट नहीं है, उसके राइट खत्म मैंने यहाँ करवाए। तो यहाँ ये देखिए बात तो यही है, मेरा तो काम है, हम तो ये काम इशू उठा के जाते हैं। यूसुफ गिलानी डिस्क्वालीफाई हुआ, फिर ये करप्शन के बारे में मैं यानी मैं तो खटकता इसलिए दिल यजदार में को मैंने ये काम किए हैं और यहाँ मैं मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी जगह पर होते रहे। लेकिन ये जो मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, मेरा इरादा है कि मैं इसको बकायदा पहले लेटर लिखूं, लेटर लिखने के बाद मैं बकायदा पिटीशन दायर करूं। तो इसमें मुझे सजेशन मैं इसलिए सारी शेयर कर रहा हूँ, कुछ मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन मेरे तक आए, ताकि ये लोग देखिए ना, लोगों के मसाइल है ना, आप पब्लिक ओरिएंटेड हो, आपका काम है कि आप लोगों का एक्सेस आप तक हो, लोगों के मसाइल सुने जाए, लोगों की बात सुनी जाए। यानी वो जागीरिया दल की घंटी जो बजानी पड़ती है ना, वो घंटी बजाकर हमारे यहाँ तो अब कानून का इंसाफ ही लेना हो, यहाँ तो वकील ही बड़ा महंगा है। चले मैं मेरे जैसे कितने वकील हैं जो मुफ्त काम करते हैं, 80% में काम मुफ्त करता हूँ। तो आम बंदे के लिए तो वकील करना भी, और बैसी तक जाने के लिए वहां से जाकर किराया लेके बेचारे के पास पैसे ही ना हो बैसी तक जाने के लिए। तो वो ये सारे मसाइल तो ऐसे हैं कि जिनको हल करने के लिए हमारे यहाँ एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम इन प्लेस नहीं है। ये मानना मैं रिसर्च के बाद बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे 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 बड़ा यानी जब आपने बताया कि आप ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया के यानी दुनिया चैनल के हवाले से प्रोग्राम था, मैंने वो सारा स्किप किया और मैंने सिर्फ 92 चैनल में अभी 7 बजे से होकर मैं आया हूँ। बाकी वो मैं सोशल मीडिया पे मेरा इरफान आज के साथ प्रोग्राम था, मैंने वो भी स्किप किया, क्योंकि ये बड़े अरसे बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहां आपका जो मेन शख्सियत है कि जो सारे मामला को देख रही है, फिर करीम साहब बैठी हुई, आप बैठे हैं, रफीक भट्टी साहब बैठे हुए हैं, रुबीना शाहीन साहबा बैठी हुई हैं, यानी एक मौका मिल जाता है कैथारसिस करने का, चीजें डिस्कस करने का, बात से बातें निकलती हैं कि इश्यूज को कैसे सेटल करना है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो कहूंगा कि ये कम से कम महीने में एक आध प्रोग्राम जरूर रखा करें आप। चले हम इमरान अली साहब कोई बेस बनाकर, हम चीजें को कमी हो गई है, कोई चीजें बेहतर करनी है, हम ये सारी चीजें लेकर चले। साहब आपने जो बात की कि कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं होते तो उनको क्या करना चाहिए, तो इस पे सीजी साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है, जो कैदी हैं, जाहिर सी बात वो कैद में होते हैं, फिर उनके पास इतने सोर्स नहीं होते, तो क्या आपकी जो ऑफिस है आप क्या हेल्प कर रहे होते हैं उन लोगों को? उनको सबसे बड़ा मसला जी टेलीफोन कॉल्स का था। पिछले कुछ अफसरान वहाँ जाते रहे और कहते रहे कि जी हम टेलीफोन पाकिस्तान का बहुत महंगा है, तो अब तमाम जेलों में फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं महीने के महीने, जब वो अलाउ करते हैं। कई दफ़ा अलाउ नहीं करते उनको लेने के, लेकिन हम भेज देते हैं किसी ना किसी तरीके से टेलीफोन के लिए। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब मैं काउंसलर विजिट्स पे जाता हूँ तो मैं अपना कार्ड उनके रिलेटिव्स के लिए दे के आता हूँ। जेल से शायद बात ना कर सकें, लेकिन हर एक का रिलेटिव होता है, वो यहाँ आता है। सौयों में लोगों ने उनके पासपोर्ट्स बनाए। पासपोर्ट और कैदी का रिलेशनशिप स्पेन में बहुत ज़रूरी है जानना। पासपोर्ट अगर वैलिड होगा तो उसको पेरोल मिल जाएगा। सर अजहर जानते होंगे, रुबीना मैडम जानती होंगी कि पेरोल का मतलब यह है कि वो निकल सकता है, अपने घर जा सकता है। मैंने बहुत बड़ा स्टेप लेके, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके मैनुअल पासपोर्ट्स पाकिस्तानियों को, कैदियों को दिए हैं, यहाँ तकरीबन सबको दिए हैं, क्योंकि वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट के लिए फिंगर्स देने के लिए यहाँ की पुलिस उनको वक्त पे नहीं लाती थी। उनके एग्जिस्टिंग पासपोर्ट्स एक्सटेंड किए हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बताया गया कि हथकड़ी के बगैर स्पेनिश पुलिस पाकिस्तानी कैदियों को अंदर नहीं लाने देती। जब मैंने बात की उसके बाद आज तक कोई पाकिस्तानी हथकड़ी में कॉन्सुलेट में नहीं आया। उनकी पुलिस के लिए सारा वक्त कॉन्सुलेट खुला होता है। तमाम लोगों के व्हाट्सएप नंबर हैं, किसी एक की इजारादारी नहीं है। पुलिस ने किसी को लाना होता है, किसी एक ऑफिशियल को व्हाट्सएप करते हैं। हमने 6 और 8 बजे के दरमियान भी, संडे को भी खुलता है, लेकिन 6 और 8 बजे के दरमियान रात तक कॉन्सुलेट खोला उनके पासपोर्ट। ना शाहीन साहिबा ने मुझसे एक बात डिस्कस की थी और उनकी तरफ आते हैं कि रुबीना शाहीन साहिबा ने मुझसे ये सवाल किया था कि जो स्पेन में हमारी कम्युनिटी है, इसमें जो मोस्टली जो तादाद है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे उनको मिस गाइड किया जा रहा होता है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली मुझे बात करना चाहिए थी कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जो साफ़ी हैं, वो क्या इस पे क्या रोल अदा कर रहे हैं? जवाब मैं दूं? जी आप दें प्लीज। जी देखिए, कॉन्सुलेट ने उनके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। तारिक साहब लास्ट टाइम
रैंडम इंटरव्यूज करके गए थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्प डेस्क पे मैडम यहाँ चूंकि उर्दू नहीं, बहुत बदकिस्मती है, अजहर साहब ने इशारा किया था, उर्दू का ना आना जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंग्लिश तो दूर की बहुत बड़ा बात है, फैक्टर। जो ऑनलाइन जी सिस्टम्स हैं ये सारे इंग्लिश की एप्लीकेशंस पे बेस्ड हैं। आईडी कार्ड इंग्लिश की एप्लीकेशन पे, नादरा की यहाँ सीट ठीक है होती थी वो विड्रॉ हो गई, वीज़ा अब ऑनलाइन कर दिया, अगेन मुश्किल इंग्लिश की एप्लीकेशन है, उसकी तस्वीरों के डीपीआई मैच नहीं होते। तो फिर हमने मजबूरन यहाँ एक हेल्प डेस्क बनाया जिसमें यंगस्टर्स या लड़के लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां, वो लोगों की हेल्प करती हैं, और जो कुछ वो बाहर लिकोटोरियोज में कराते थे वो कॉन्सुलेट के अंदर कंसेशनल रेट्स पे होता है। वो कॉन्सुलेट का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी सुपरविजन में वो यहाँ काम करते हैं, क्योंकि तालीम का बहुत बड़ा मसला है। अभी अजहर साहब ने बताया कि इलीगल इमिग्रेंट आ जाता है तो आपके पास जी दो रास्ते हैं, या तो आप कानून फॉलो करें, कानून ये कहता है कि जी आप इसको वतन वापस भेज दें। जी इंसानियत ये कहती है कि अगर वो यहाँ पहुंच गया, उस बच्चे को अपनाएं, चेक करेंगे वो पाकिस्तानी है तो उसको उसको एम्ब्रेस करें और उसकी मुश्किलें हल करें। तो हम यहाँ नहीं पूछते किसी से कि वो किस रास्ते से आया, इसकी डिस्कशन ये अलाउड नहीं है। पासपोर्ट के लिए लॉ है पूछना चाह रही है सर, जी हाँ रुबीना, सॉरी जी, मेरा आप कैमरा कुछ बात चला कर। गया। जी रुबीना। कल उनका एक कोई वीडियो सेकंड का में मसला बना। एक सेकंड मेरा कैमरा चला गया। जी अच्छा मैं उस ये वक्त पूछना चाह रही थी कि फीमेल के हवाले से वहाँ क्या काम किया जा रहा है, किस तरह काम किया जा रहा है फीमेल के हवाले से? देखें, जो कॉन्सुलेट है ना ये मेल डोमिनेटेड था, या एक लेडी ऑफिसर काम करती जी थी। अब ये कॉन्सुलेट जी फीमेल डोमिनेटेड है, बल्कि जो अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो भी पाकिस्तान से फीमेल आई हैं, और यहाँ से लोकल बेस्ड जितने हैं वो सारी फीमेल्स हैं। फीमेल्स के आने से जी एक महजब किस्म का एटमोसफेयर क्रिएट होता है। जहाँ तक बाहर ताल्लुक है तो कॉन्सुलेट, क्योंकि कॉन्सुलेट के अंदर फीमेल्स हैं इसलिए फीमेल्स इनकरेज होती हैं कि वो आ जाए। जी सही। तारक भट्टी साहब, आप कुछ अच्छा कहना। मैं वो अर्ज करने लगा था, सर ने एक जेल का जो टेलीफोन के पैसों की बात की, मैं उस सर के साथ उस विजिट में था, जेल के विजिट में। वहां पे हालांकि देखें कि सर उनकी हेल्प के लिए गए हैं, वो बहुत सारे कैदी सर के साथ नाराज हो रहे थे, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ हो गया। सर ने फिर कहा कि कॉन्सुलेट आज से आपको 10 या 15 या 20 यूरो जो है वो पे किया करेगी। और दूसरी बात जो सर ने वो की है कि मैंने वो हेल्प डेस्क की कवरेज की, सर वो लोगों ने इतना उसको अप्रिशिएट किया है कि वहां पे जितने लोग थे, सर तो लेट पहुंचे, मैंने उससे पहले जाके सभी से इंटरव्यू किए C44 के लिए, तो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया सर। वो लोग आप पे बहुत खुश है इस हवाले से कि वहां पे जो हेल्प डेस्क है वो लोग आम लोगों की बहुत मदद करता है। जी जाके वारसी साहब। अच्छा साहब, यहाँ पे मैंने एक चीज और भी देखी है, कॉन्सुलेट जो बार्सिलोना का है, यहाँ पे तकरीबन जितने भी स्टाफ के बंदे हैं सबका कॉन्टैक्ट नंबर आम कम्युनिटी के पास है, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो जितने भी बैठे हुए हैं ओवरसीज में, तो उनको ऐसे काम करना चाहिए, या ये एक रिस्की होता है कि आप स्टाफ के नंबर ऐसे ही पब्लिक कर दें? अच्छा देखिए, मैं तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस आप डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर किए जा रहे हैं चीजें, मेरे लिए तो बड़ी खुशी का बायस है कि यार ये वाकई पाकिस्तानी है। देखिए इमरान साहब, जरा मेरी हंसी को आप इस तरह ना लीजिएगा, ये मेरी अंदर की आवाज है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी, यानी मैं तो खुशी की हंसी है ये कि यार वाकई यानी पाकिस्तानी होकर और आप ये डोर स्टेप के ऊपर, मैं तो कॉन्सेप्ट हूँ जस्टिस एट डोर स्टेप का। मैं तो चाहता हूं कि आम बंदे को वेरी गुड ना पड़े, भी ना पड़े। आवाज कट रही है, मेरा सर की आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। रुबीना आप आ जाएं प्लीज। आप अजहर साहब, सर आपकी आवाज कट रही है, प्लीज जरा चेक कीजिएगा अपनी आवाज को, शायद इंटरनेट का मसला है। जी मैडम आप फरमाइए। हेलो, जी जी मैम, आपको आवाज आ रही है? आ रही है आपको मैडम आवाज आ जी, रही है? अब आई आवाज। जी जी, इसी पे आप बात कीजिएगा जो जी जी आप कुछ बात करना चाह रहे थे। क्या बात कर रहे थे सर? मुझे आवाज नहीं आ रही थी। वो हेल्प डेस्क के बारे में, और जो सर ने अपने तमाम 17 ऑफिसर्स के जो मोबाइल नंबर हैं वो आम लोगों की यहाँ जी एक्सेस जी में है।
हाँ, जैसे जैगम साहब कह रहे थे ना कि ऐसे होना चाहिए, बाकी जगहों पे भी ऐसे होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि कभी भी वो इस तरह करने पे राजी नहीं होंगे कि पर्सनल जो है वो नंबर लोगों के पास हो। जाहिर है वो तो समझेंगे कि हमें इस तरह डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि इमरान अली साहब जिस तरह काम कर रही है वो तो एक रोल मॉडल है हमारे सारे सफारतकारों के लिए, और जितने भी हमारे पूरी दुनिया में, मैं कहती हूँ जहां जहां हमारे सफीर हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करें। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहती हूँ इमरान अली साहब आपसे कि इस तरह डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होती जब आपने पर्सनल नंबर दिए हुए सबको, तो आपके स्टाफ के, आपके? जी होती है, वो डिस्टरबेंस जैसे होती है। रात को या किसी टाइम वो, मतलब अगर वो आपको कर लेते हैं, मतलब कॉल करते हैं किसी को भी, तो मुझे तो जी कर लेते हैं, और मेरे साथ जी यूजुअली कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फीमेल ऑफिसर्स के नंबर्स देना बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन बाय एंड सही। लार्ज जी, वो बाय एंड लार्ज वो कामयाब है। उनको ऑर्डर्स ये होते हैं कि शाम को कॉल अटेंड ना करें और सिर्फ मैसेज करें। लेकिन बहुत ठीक है। लोग अनअर्थली आवर्स पे करते हैं, तो उनको अपना वो फ़ोन नंबर बंद करना पड़ता है। वो फ़ोन बंद करते हैं और दिन के वक्त अटेंड करते हैं। लेकिन कुछ लेडी ऑफिसर्स हैं जो बेचारी सारी रात आईडी कार्ड्स के और ये बाकी इश्यूज सॉल्व करती रहती हैं। वो बस ये टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर यही जी मेरी कॉन्सुलेट की टीम कहती है कि हमने कोरोना में काम करना है और कॉन्सुलेट जी खुला नहीं रखना, तो मैं क्या कर सकता था। लेकिन बेचारों ने सही। कभी नहीं। अच्छा अजहर साहब, ये जो एजुकेशन का इशू है कि हमारे यहाँ एजुकेशन भी बहुत कम है, और मोस्टली जो ओवरसीज में हमारे लोग जो जाते हैं वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस तरह का जब इन्वायरमेंट बनता है, क्या नंबर पब्लिक किए जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इस पे ज्यादा मिस यूज हो रहा होता है, तो फिर क्या करना चाहिए अगर नंबर भी ना पब्लिक किए जाए? अगर नंबर नहीं पब्लिक किए जाते उसमें एक इशू ये होता है कि अगर कोई बंदा रिसेप्शन पे जाता है और रिसेप्शन वाले का अगर मूड ठीक नहीं होगा, वो उसको वहीं से वापस कर देगा। अगर उसका मूड ठीक होगा तो वो उस पर मेहरबानी करेगा और वो ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप उसका हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर उसके पास होंगे तो वो चलें किसी एक ना एक से कांटेक्ट करेगा, किसी ना एक का अच्छा रिस्पांस आ जाएगा, तो उसका उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, काम उसका हो जाना है। सब शायद वो, तो इस पे इमरान साहब आप क्या कहेंगे? जी जी यही बात है ना जी। देखें, एक और बहुत छोटी सी चीज मैंने आके की है जो पहले नहीं थी। जी वो ये है कि जब आप रसीद काटेंगे किसी काम की, तो आप एप्लीकेंट का फोन नंबर लेंगे। तो एप्लीकेंट का फोन नंबर ना बहुत जरूरी है। अगर आपने दिन के आखिर में रिवाइज करना हो और रिवाइज करने के बाद एप्लीकेंट को बुलाना हो, तो पहले तो आप एप्लीकेंट को कॉल ही नहीं कर सकते। अब उस एप्लीकेंट का पासपोर्ट आता है तो हम फौरन पब्लिश करते हैं कि पासपोर्ट्स आए हैं। ये भी दुनिया में यही हो रहा है कि जैसे ही उसका पासपोर्ट या कोई चीज आती है, हम पब्लिश करते हैं उसको। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अजहर साहब ने भी कहा, रुबीना जी ने भी कहा भी, ये जो कम्युनिकेशन है ना एप्लीकेंट के साथ, कि एप्लीकेंट के पास कोई जहांगीर की रस्सी, कोई चीज तो हो जाने के लिए, अगर उसके सही। पास एक डेड एंड होगा तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और व्हाट्सएप से हम तमाम गलत काम तो कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की सबसे बड़ी अच्छाई है कि व्हाट्सएप आपको एप्लीकेंट के साथ इन टच रहने का एक राब्ता फराहम करता है। एटलीस्ट अगर कोई एसएमएस करता है तो आप उसको भी देख लेते हैं, फिर उसको भी अप्रोच करते हैं। जी बिल्कुल, कम से कम उसके जी पास एक मैडम आसरा तो होता है ना, एक गो टू सही। प्लेस तो होती है। मेरा अपना नंबर भी पब्लिक है बार्सिलोना में, सबके पास है। जी तारक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि इसके मसाइल तो मैम हैं इनके लिए, जो व्हाट्सएप हाँ आप जी। देखेंगे कि आम आदमी का व्हाट्सएप हो तो उस पर मसाइल पैदा होते हैं, और फिर स्पेशली खवातीन जो ऑफिसर्स हैं खवातीन। उनका व्हाट्सएप हो तो वहां पे मसले मसाइल तो होते हैं। लेकिन ये सब मसले मसाइल को एक साइड पे रखते हुए साथ ने इस कम्युनिटी के लिए यहाँ तक मतलब ये स्टेप्स लिए हैं हेल्प डेस्क का, और यहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली जो खवातीन अपनी फैमिलीज के साथ अपने बच्चों के साथ कॉन्सुलेट में आती हैं, उनके लिए बाकायदा एक अलहदा सेपरेट रूम बना हुआ है जहाँ पे आप बच्चों को खिलौने भी हैं, वहाँ पे बच्चे खेल भी सकते हैं, बच्चों के पेपर्स इवन चेंज करने के लिए वहाँ पे बड़ी अच्छा फैसिलिटेट किया है। कभी आप यूरोप आए तो इस कॉन्सुलेट का विजिट करें, आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने क्या कर। मैं भी यही अर्ज करने लगा हूँ कि 2009-7 से मैं यूरोप में हूँ,
मैंने आज तक स्पेन में 2009 से हूँ, मैंने 3rd फ्लोर का सुना भी नहीं था। और वो आज 3rd फ्लोर जो किस आम बंदे को जरूरत होती है तो सीधा कहता गेट वाले को, मैं जी 3rd फ्लोर पे जाना है। अजहर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अजहर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं यार जूं जूं आप बातें खोलते जा रहे हैं, मेरे लिए तो जस्टिस और बढ़ता जा रहा है। यानी मिसाल के तौर पर अभी आपने जो भट्टी साहब बता रहे थे कि ये फैसिलिटीज है बच्चों के लिए, फैसिलिटी हमारे यहाँ हमें तकरीबन कोई 50 साल लगे हैं यहाँ गार्डियन कोर्ट जो बच्चों के मामला हल होते हैं ना, उनके लिए फैसिलिटेशन रूम बनाने के लिए 50 साल का अर्सा लगा है कि वहां सर की आवाज को इंटरनेट का प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही। सर इमरान साहब आप इसी बात को कंटिन्यू करिएगा। इमरान अली साहब आप इस बात को कंटिन्यू करिएगा। जी, बात यही है कि ये नर्सिंग रूम्स जो हैं, नौज़ायदा बच्चे को लेके माएँ आती हैं तो उनको नर्सिंग के लिए अलग स्पेस चाहिए, तो नर्सिंग रूम्स बने। तारिक ने जिस तरह बताया कि खेलने की जगह, बाकी चीज़ें, हर चीज़ बनी हुई है, तो ये तो करना पड़ता है। सर ने बताया कि गार्डियन कोर्ट्स में अवेलेबिलिटी नहीं है या अब जाके हुई है। अच्छा इमरान साहब जी, सॉरी एक्चुअली टाइम कम है, मैं एक बात करना चाह रहा था। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि आपको जैसे कम्युनिटी को यहाँ पे बहुत सी कंप्लेंट होती हैं, तो जो आप काम कर रहे होते हैं, जब गवर्नमेंट की हेल्प आपको चाहिए होती है तो उस पर उनका क्या रिप्लाई होता है? देखें, गवर्नमेंट ने कोविड में तो बहुत बड़ी हेल्प की है। उन्होंने मुझे ऑथराइज किया, मैं एक सर्टेन अमाउंट खर्च कर सकता हूँ वेलफेयर के लिए, तो वो मैंने किया। लेकिन जो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अफसर चाहिए, ज़्यादा स्टाफ चाहिए, उसमें टाइम लगता है अप्रूवल। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे होते हैं, इस पे फिर कुछ ब्लेम भी आ रहे होते हैं, उनको फिर आप कैसे कवर करते हैं? मेरे ऊपर जी क्या ब्लेम आना है? मैंने गरीब तरीन जिनके पास नहीं है उन पे स्पेंड किया है। ब्लेम, किसी किस्म का ब्लेम आना नहीं। अगर कोई ब्लेम आएगा तो मैं आंसरेबल हूँ, तो लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। ऑडिटेबल चीज़ें होती हैं, ऑडिट उसका बड़ा मुश्किल होता है। लोग यूजुअली हमारे सुपरा इस फंड को नहीं छेड़ते, लेकिन मैंने सारा एग्जॉस्ट कर दिया को, सारा करोड़ों रुपए। तारिक भट्टी साहब आप देख लें कोई कमेंट्स हैं तो उसके आंसर जी, मैं तो बने हैं, लेकिन मैं मैडम से ये बात करने लगा था कि यहाँ पे जो कोविड के दौरान यहाँ पे डेड बॉडीज का एक बहुत बड़ा मसला था जो पाकिस्तान ले जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पे कौंसल जनरल साहब ने बहुत सारा काम किया और कोर्ट से स्पेशल, और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको मैं जानता हूँ कि अभी कोर्ट ने इनकार भी कर दिया था कि आप ये डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं ले जा सकते, तो इन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करके फिर उस बॉडी को इजाजत दिलवाई और वो पाकिस्तान भी गई। उसके अलावा जो डेड बॉडीज का खर्चा था वो कौंसलर ने पूरे का पूरा अदा किया। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डिस्कस करें, इसके लिए तो घंटों के लिए हमें प्रोग्राम चाहिए, मजीद 2-3 घंटे भी लगे रहे, तो बहुत सारे ऐसे काम है। जी मैं फरमाइए कुछ। जी वही मैं कहना चाह रही थी, जैसे कि पहले मैंने बात की थी कि माशाल्लाह इनके काम इतने ज्यादा हैं कि वो मेरे जहन में ना बैठे बैठे बहुत सारी बातें इस तरह की आ रही थी कि वो एक इनकी पोस्ट मैंने देखी जिसमें वो मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी खाने, इन्होंने पाकिस्तानी चीजें गेस्ट को जो है ना, वो बाहर के गेस्ट थे उनको सर्व की, आई थिंक जापान से या कोई इस तरह, मुझे अब याद नहीं है, काफी पहले की बात है कि ये उसमें मैं देख रही थी कि जो समोसे और पाकिस्तानी खाने हैं वो इन्होंने वहां पे रखे हुए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए अपना कल्चर भी साथ साथ ये ना, मतलब अपने कल्चर को भी प्रमोट करते हैं और अपना कल्चर दिखा रहे हैं और ये बताते हैं कि हम लोग, हमारा ये कल्चर है, ये हमारे खाने हैं, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जो यूरोप में या ओवरसीज जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी, अक्सर लोगों से मेरी जब बात होती है तो इस तरह की शिकायत सुनने में मिलती है कि कौंसल खाने बंद होते हैं। अक्सर लोग जाते हैं तो मतलब जो टाइमिंग है उसमें भी नहीं खुले होते।
जो टाइमिंग दी होती है उसमें भी अक्सर बंद होते हैं वो। और वो लोग तमाम तर फैसिलिटीज तो वो ले रहे हैं जो पाकिस्तान ने उनको वहां रहने की दी हुई है, लेकिन वो आवाम को वहां जो रहने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी वो किसी तरह की भी हेल्प नहीं करते, खास तौर पे ऐसे लोगों की जो कि लोग वहां पे कई जाते हैं और यहाँ पे वही बात है कि एजेंट गलत तरीके से भेज देते हैं लोगों को और वहां पे उनको रोजगार नहीं मिलता। मतलब अक्सर लोग ऐसे पाकिस्तानी यूरोप में भी चले जाते हैं, ओवरसीज में भी बहुत सारे ऐसे जाते हैं जो कि गलत तरीकों से तो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाके वो बेचारे फिर बुरे हाल में चले जाते हैं, ना तो उनको काम मिलता है ना वो वापस आने जोगे होते हैं। इस तरह के लोगों की कहानियां, सेवरल कहानियां ऐसी हैं कि जिनको हमारे पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वो बिल्कुल भी किसी तरह की भी हेल्प नहीं करते। मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की कोई कंप्लेंट सेल, कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए जहाँ पे ये लोग कंप्लेंट करें, बताएं कि फलां मुल्क में हमारी जो एम्बेसी है वहां पे ये जिस तरह की आपका काम है उसको भी सामने लाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की सतह पे इसको अप्रिशिएट करें, बताएं लोगों को कि इस तरह काम करें बाकी मुल्कों में भी। मेरी ये सजेशन थी। दूसरा ये कि जिस तरह इमरान खान साहब ने तनकीद की, तो उसके साथ साथ उनको ये भी चाहिए था कि वो खुद से, जिस तरह उन्होंने तनकीद की, इस तरह अगर इमरान अली खान साहब की वो खुद से तारीफ करते, खुद से कहते कि ये रोल मॉडल है, मतलब कुछ लोग जैसे कि ये काम कर रहे हैं, ये रोल मॉडल है, इस तरह लोगों को काम करना चाहिए। इमरान साहब, टाइम ओवर हो चुका है, तो आप इस सारी बात को थोड़ा सा करिएगा क्लियर, फिर इस प्रोग्राम को खत्म कर। बस जी देखें, ये करना मुश्किल है लेकिन ये कंक्रीट स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जिस मुल्क के एक चीज़ में सीरियस हों तो उस मुल्क का तमाम ओवरसीज का ये इंडिया के साथ कंपैरिजन करना और ये बाकी चीज़ों, हम इससे बहुत आगे जा सकते हैं किसी और मुल्क से भी। और अगर हम ओवरसीज के लिए मोहब्बत पैदा कर लें तो हमारा इतना बड़ा साथ है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मॉरली भी, इसमें पैसे की बात नहीं है, मोरालिटी की बात है कि मॉरली हमें तमाम सिविल सर्वेंट्स को सर्वेंट्स के तौर पे बिहेव करना चाहिए टुवर्ड्स पाकिस्तानी। सर एक और बात कहना चाहती हूँ, यहाँ किसी ने कमेंट दिया हुआ था, नीचे नाम गुजर गया, मैंने देखा नहीं, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि एक कॉन्सुलेट जनरल माँ कैसे हो सकता है, तो पता नहीं किसने जिक्र किया कि नीचे वो कमेंट आया, तो मैं उसके बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि वो वाकई माँ वाला कैरेक्टर अदा करता है। क्योंकि देखिए, एक बंदा जो परेशान हाल है वहां पे, उसके पास कोई हल नहीं है, वो क्या करे, किधर जाए, किससे पूछे, तो उस वक्त वाकई वो माँ वाला ही कैरेक्टर अदा करते हैं। जी बिल्कुल, और माँ की तरह से माँ की तरह। जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, स्पेशली मैं रबीना शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान से अभी तकरीबन 11 बज चुके, आपने टाइम दिया। और स्पेशली असर सदीक साहब के बहुत मशहूर हैं, उन्होंने अपने कीमती टाइम से, बल्कि उन्होंने बताया कि वो एक दो जगह पे इनवाइटेड थे नेशनल चैनल पे, उन्होंने उन प्रोग्राम्स को छोड़ा। जैगम वारसी साहब, आपने जिस तरह आज इस प्रोग्राम को चलाया है, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। मैंने कहा कि आज जो है वो जैगम वारसी साहब इस प्रोग्राम को, मैं तो एज ए ब्राय नाम ही बैठा था इधर। और स्पेशली कॉन्स्टेंट साहब, आपका शुक्रिया, आपने संडे वाले दिन, आज छुट्टी वाला दिन था, प्रोग्राम किया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मैं इस उम्मीद के साथ कि मैडम, आप और अजहर सदीक साहब भी, आप और जैगम साहब, जब भी हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप इसी नेक मकसद के लिए हमें हमारा साथ जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच जी साहब, थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया। स्पेन में वाक़िअ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताज़ा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की, जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें
0034 6427 93888। स्पेन का मशहूर तरीन आपका पसंदीदा तुर्किश फूड का नफीस और आला मरकज रेद अली बाबा डोनर अब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं पहली मर्तबा रेद अली बाबा डोनर कबाब की फ्रेंचाइज। हम जदीद तुर्किश तर्ज तामीर के हवाले से अपनी पहचान आप हैं। इसके अलावा हम तुर्किश स्टाइल के रेस्टोरेंट की कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन के काम में भी महारत रखते हैं। रेस्टोरेंट की इजाजत से लेकर ओपनिंग तक की जिम्मेदारी और निगरानी हमारी माहिर टीम करेगी। पहली 10 फ्रेंचाइजेज बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। रेद अली बाबा की फ्रेंचाइज हासिल करने के लिए आप इन नंबरों पर हमारी सेल्स टीम से राब्ता फरमा सकते हैं। खिदमत हमारी, पहचान आपकी।